जनाब डॉक्टर बलग्रामी साहब, अमीर जमात कर्नाटक और दीगर जमात के जिम्मेदार साहिबान, बुजुर्गों, दोस्तों, आज का ये जो इजलास बुलाया गया है कि जो मुल्क में खासकर मुसलमानों के बहुत से मसाइल में एक मसाइल वक्त का भी है। जब से ये हुकूमत आई है एक एक इशू करके उसको लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, उनके नाकामियों को डाइवर्ट करने के लिए किसी न किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का मामला और औकाफ का तो ये हमारे पास है, और दूसरे ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात जोरों से हो रही है। किसी भी तरह से ये हुकूमत मुसलमानों के इश्यूज को लोगों के सामने यानी गैर कौमों के सामने रखे, उनके जज्बात से खेले और उनके कम्युनल एजेंडे को आगे लेकर चले। उनको मुल्क की तरक्की, लोगों की भलाई सिर्फ बातों में और कागजों में है तो कोई दिलचस्पी नहीं। जहां तक जो आज हमारे सामने वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 जो उन्होंने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, और जब पार्लियामेंट उस बिल को स्क्रूटिनी के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। अब हम तमाम जानते हैं कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास हो रहे हैं और ये हमें मालूम है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल के आने में कुछ देरी होगी, मगर कोई ये पार्लियामेंट्री कमेटी से तवक्को नहीं रख सकते कि कोई हमारे जो कोर इश्यूज हैं इस अमेंडमेंट में उनको एड्रेस करेंगे और उसमें कोई हमें रिलीफ देंगे। हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में औकाफ की तारीख बहुत लंबी है। लगभग 100-125 साल से भी किसी न किसी तरीके से औकाफ की जायदाद को मुसलमानों के लिए रेगुलेट करने के लिए कोशिशें हुई हैं। इसे कानून भी बनते आए हैं। पार्टीशन के पहले भी कानून बने, पार्टीशन के बाद भी कानून बने।
आजादी के बाद पहली मर्तबा एक वक्फ एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने पास किया 1956 एक्ट। वो एक पहली कोशिश थी। उस कानून में कोई वजन नहीं था। वक्फ एक्ट 1956 जो कहते हैं, उस कानून में कोई वजन नहीं था। बहुत से खामियां थे। उस खामियों को दूर करने के लिए बहुत से कमेटियां बनाई गई और बहुत से रिपोर्ट आए। उसके बाद 1995 में एक नया कानून आया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995। इसके बाद ये एक्ट भी आने के बाद फिर ये महसूस किया गया कि ये एक्ट में भी बहुत से खामियां हैं, इनको दूर करना बहुत जरूरी है। तो फिर इसको एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट में तश्कील की गई। लगभग ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सारे मुल्क में जायजा लेकर उसमें वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के वक्त में उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन रहा और उसमें हमने सारे मुल्क में, सारे रियासतों में औकाफ और औकाफ की जायदाद का एक जायजा लिया स्टेट बाय स्टेट। वो रिपोर्ट 2008 में पार्लियामेंट को प्रेजेंट की गई। उसके बाद आपको याद होगा कि सचर कमेटी बनी थी कांग्रेस की यूपीए हुकूमत के आने के बाद। वो सचर कमेटी सिर्फ मुसलमानों के सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इश्यूज का जायजा लेने गई थी, न कि माइनॉरिटीज। सिर्फ मुसलमानों के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। उनकी रिपोर्ट भी 2007 में प्रेजेंट की गई। वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर की कमेटी थी। उनके भी औकाफ में एक चैप्टर उनकी कमेटी की रिपोर्ट में भी उनका एक जायजा और उनके रिकमेंडेशंस भी दिए गए थे सचर कमेटी। और इन तमाम सिफारिशों और रिकमेंडेशंस एक दोबारा 1995 एक्ट में जो कमजोरियां थी उनको निशानदेही करके पूरे जो स्टेक होल्डर्स कहते हैं हम, मुसलमान वक्फ के स्टेक होल्डर्स मुसलमान ही होते हैं, उनके इदारों से, उनके जिम्मेदारों से तबादले ख्याल करके मुस्लिम पर्सन ला बोल रहे हैं, दूसरे जमात इस्लामिया, दूसरे जो इदारे मुसलमानों के काम करें उनसे उनके ओपिनियन लेकर एक इस 1995 एक्ट में जो भी उसको और
ठीक और उसके काम करने के लिए उसमें जो कमजोरियां हुई हैं उसको सही किया गया। तो उसको हम कहते हैं वक्फ अमेंडमेंट 2013 2013 में। इस 1995 एक्ट में बहुत से तब्दीलियां की गई ताकि और ज्यादा ये एक्ट मजबूत हो और तहफ़्फ़ुज़, यानी पहला मकसद था कि औक़ाफ़ की प्रॉपर्टीज को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसकी मिसयूज को कैसा रोका जाए और गवर्नमेंट के पास जो भी औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी है उसको किस तरह से लिया जाए और ट्रिब्यूनल्स का लाके उनकी जो हमारे अदालतों में बहुत से एरिया होती है, ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया और ट्रिब्यूनल के जरिए से फैसले जल्द बना के देते और जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट है उनको उनकी वो जो नाजायज कब्जे में है उनको निकालने की कोशिश की गई। ये तमाम 2013 के अमेंडमेंट्स में इसको शामिल किया गया। अब ये बिल थी, 10 साल इन्होंने हुकूमत की, 10 साल में कोई तरक्की नहीं की, ना औक़ाफ़ की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ करके कोई जायदाद हुकूमत के कब्जे में जो थी वो नहीं वापस लिया गया, बल्कि ये हुकूमत 2024 में जब हुकूमत 2024 में फॉर्म हुई तो पहला उनके पास, क्योंकि बहुत उनको जिस तरह से वो कामयाबी एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं हुई, तो फिर उन्होंने अब और एक नया इशू लेके वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आज पार्लियामेंट के सामने है। हमारा वो आज क्या है, एक मैं बैकग्राउंड दिया हूं कि क्या इस तरह से ये वक्फ एक्ट 1995 जो है आज वक्फ एक्ट 2013 का अमेंडमेंट है, इसके जरिए से ये हद तक मैं कहूंगा कि औक़ाफ़ की प्रॉपर्टीज की एडमिनिस्ट्रेशन और इसका कंट्रोल और नाजायज कब्जा से वक्फ की प्रॉपर्टीज निकालने के लिए एक कानून बन गया। जब तक मिल्लत औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ में अपना एक दीनी फरीज़ा नहीं समझती, तब तक कोई औक़ाफ़ के प्रॉपर्टीज को जितना भी हम कोशिश कर लें उसको गैर कानूनी कब्जे से बचा नहीं सकते। फिर भी कानून अगर हो गया तो कानून को कभी ना कभी इस्तेमाल करके कोई ना कोई अच्छा बोर्ड आके, कोई ना कोई अच्छे लोग आके उसका कानून को इस्तेमाल करते हुए रिलीफ कर सकते। अब मैं आपके सामने जो वक्फ एक्ट, वक्फ बिल जो प्रेजेंट की है, इसके एक क्या बेसिक इश्यूज हैं मैं आपके सामने। इन्होंने सबसे पहले वक्फ के डेफिनेशन कुछ खत्म कर, अब इसको हम सारे दुनिया में वक्फ एक्ट बोलते हैं, सारे जगह वक्फ कहते हैं। अब इनको नाम बदल के एक बहुत लंबा नाम रख दिए, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। किसी को समझ में भी नहीं आया क्या है, इतना बड़ा वक्फ एक्ट निकाल कर सबसे पहले कह के ये वक्फ ही खत्म कर दो, वक्फ लोगों में ये वक्फ नहीं होना चाहिए, एक्ट भी नहीं होना चाहिए, तो उसको एक इतना लंबा नाम रख दिया कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, ये फर्स्ट पहला शुरुआत नाम से ही बदल दिए गए।
उसके बाद इन्होंने मुसलमानों में तफरका डालना भी शुरू किया। अब जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ एक्ट है, उसमें मुसलमानों के दो फिरके माने जाते हैं, जो शिया और सुन्नी। तो वक्फ एक्ट में जहां भी शिया हजरात के प्रॉपर्टीज, वक्फ प्रॉपर्टीज ज्यादा तादाद में है, वहां उनके लिए एक अलग बोर्ड बनाया है। जैसा कि यूपी में, बिहार में शिया वक्फ बोर्ड भी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये पहले से चलता आया है। अब इन्होंने इसमें और दो फिरकों को ऐड किया, एक आगा खानी वक्फ, एक बोरा। हालांकि आगा खानी हजरात और बोरे शिया की जुमरे में आते हैं, और वो शिया मोरालेस शिया के फॉलो करते हैं। तो आप उनको ये, और उनकी तादाद भी नेग्लिजिबल है। अगर हम आगा खानी के देखें तो 1,00,000-1,50,000 से ज्यादा सारे हिंदुस्तान में नहीं। इसी तरह से बोरे 3-4 या 4-5 लाख लोग रहेंगे। अब इनमें डिफरेंसेस लाने के लिए ये दो कम्युनिटी का भी बोर्ड होना चाहिए, इस तरह के प्रपोजल सामने रखे। और एक अमेंडमेंट जो ला रहे हैं, जो अब एक्ट में है, वो जो है वक्फ बाय यूजर। ये जरूरी नहीं है आज कि एक जायदाद को वक्फ की जायदाद डिक्लेयर करने में, अगर वो यूज में है, यानी एक मस्जिद लीजिए, कोई कंस्ट्रक्ट कब किया है 100 साल पहले, 200 साल, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, फिर भी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और यूज हो रही है मस्जिद, या कब्रिस्तान जो यूज हो रहा है, और दूसरे ऐसे ही इमाम बाना हो और कुछ भी हो, ये सब यूज कर रहे हैं, उसके कोई दस्तावेज नहीं उसके जैसे। तो आज के कानून में उसको वक्फ पर यूजर कहते हैं। यूज अगर वो पर्पस के वास्ते हो रहा है तो वो भी वक्फ तस्वुर किया जाएगा। तो अब इन्होंने वो कंप्लीट निकाल दिया। अब वक्फ होना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना है। अब हमारे ऐसे हजारों प्रॉपर्टीज हैं, मसाजिद हैं, कब्रिस्तान है, अब इनके पास ना कोई दस्तावेज है या यूज है, तो आज वो तमाम औकाफ के जुमरे से चले जाएंगे और उसमें हुकूमत दखल देगी और उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि ये वक्फ है, ये वक्फ पर यूजर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो वंश पर आओ वो निकाल दे रहे हैं। और नया वक्फ रजिस्टर करने में दुश्वारियां लाई। आज का जो कानून है, अगर कोई मुसलमान अल्लाह के राह में अपनी जायदाद हो या माल हो, वो डेडिकेट कर दे चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, और जबानी तौर से भी बोल के भी कर सकता है, दस्तावेज के जरिए कर सकता है,
क्योंकि उसका जाती मसला है। तो अब वो प्रोविजन निकाल दिए, आपको एक वक्त देना है, बनाना है, तो उसका डॉक्यूमेंट होना है, उसे 6 महीने के अंदर आपको रजिस्टर कराना है। अगर नहीं रजिस्टर कराए तो वक्त नहीं है। तो ये नया कानून ला रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आज हम जानते हैं कि हजारों वक्त के जायदाद हुकूमत के तहत गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, गवर्नमेंट वक्त के प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया, हजारों एकड़ हिंदुस्तान में। अब उनके, और जब लैंड रिफॉर्म्स आया तो उस वक्त में लैंड रिफॉर्म्स के जरिए से बहुत से एग्रीकल्चर लैंड भी गवर्नमेंट वापस ले लिए। अब ये कानून ला रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, पहले जो था कि ट्रिब्यूनल रहता था, वो ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी ये थी कि कोई एक प्रॉपर्टी वक्त की है या नहीं डिसाइड करने की उनकी जिम्मेदारी है। और अगर ट्रिब्यूनल वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी तो वो फाइनल हो जाए। कोई कानूनी इशू है तो ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वरना फैक्ट्स पर ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है, चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी क्यों। अगर आज का कानून यह है, अगर गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी है, ट्रिब्यूनल उसको वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे तो गवर्नमेंट 6 महीने के अंदर वापस कर देना है वक्त प्रॉपर्टी। आपको एक मैं ट्रिब्यूनल का फैसला सुनाऊंगा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत में पहले विशाखापट्टनम में एक दरगाह की जमीन उस वक्त पर दिए हुए थे 5000 एकड़ जायदाद, हुकूमत ने लैंड रिफॉर्म्स के जरिए से वापस 5000 एकड़, और उन्होंने बहुत से एजेंसीज को भी अलॉट भी कर दिया था, लगभग 2000 एकड़। बट ट्रिब्यूनल ने उसको वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला अपहोल्ड किया और एक तारीखी जजमेंट उन्होंने दिया, वंस ए वक्त ऑलवेज। अगर एक वक्त हो गया तो हर उसका वक्त उसे कोई बदला नहीं सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि जब कोई वाकिफ कोई जायदाद वक्त करता है तो वो दस्तबरदार हो जाता है अपने आप से, और वो अल्लाह की जायदाद हो जाती है। अल्लाह की जायदाद को किसी का हक नहीं है उसको ट्रांसफर किसी को करने की हक नहीं। इसीलिए 1995 एक्ट में जो 2013 में अमेंडमेंट हम लाए, तो इसमें अब जो है कोई भी वक्त प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। पहले मुतवल्लियां सेल करते थे, सेल का प्रोविजन था, औकाफ की जमीन सेल होती थी, यानी गवर्नमेंट का परमिशन लेके खरीदने का। मुतवल्ली बहुत से जमीनें
बुद्धवलियां अपने जाती तौर पर सेल भी कर दिए थे। तो इसलिए 2013 में उसको अमेंड करके कोई किसी भी हालत से कोई भी तरह का वह प्रॉपर्टीज को सेल भी नहीं कर सकते, मार्टिगेज भी नहीं कर सकते। यह कानून 2013 में हमने लाया। अब वो कानून भी निकाल दें। अब ट्रिब्यूनल्स के पावर वापस ले ले रहे हैं। और दूसरा जो है सर्वे, अब वक्फ प्रॉपर्टीज के वक्फ आने के बाद तो एक 1956 में, पर 1995 में अब ये सर्वे कमिश्नर होता था, जैसा कि दूसरे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के लिए सर्वे होते हैं। सर्वे कमिश्नर, कानून में सर्वे कमिश्नर का तकर्रुर करना हुकूमत की जिम्मेदारी। हर 10 साल को नया सर्वे होना चाहिए, ताकि अगर कोई नई प्रॉपर्टी आई है या कोई प्रॉपर्टी छूट गई है तो सर्वे कमिश्नर अपना रिपोर्ट देता है, वो गवर्नमेंट को भेजते हैं। गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के बराबर वो प्रॉपर्टीज को म्यूटेशन करते हैं अपने रिकॉर्ड्स। अब ये सर्वे कमिश्नर को कंप्लीट निकाल दिया, ये जो नई बिल में सर्वे कमिश्नर को भी निकाल दिए। अब ये जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई। कलेक्टर्स कौन होते हैं? डिप्टी, हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं। अब एक सर्वे कमिश्नर होता स्टेट को एक डिसीजन ले सकता था। अगर कर्नाटक में 30 डिस्ट्रिक्ट है तो 30 कलेक्टर थे। अब तुमकुर का कलेक्टर एक डिसीजन लेगा, कोलार का कलेक्टर एक डिसीजन लेगा, और ये कलेक्टर जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, वो मिनिस्टर या हुकूमत जो कहती है वो करता है। वो जुडिशियस डिसीजन नहीं लेता, वो डायरेक्शन पे काम करता है। ट्रिब्यूनल जो होती है लीगल तरीके से काम करती है। तो ये ट्रिब्यूनल के हाथ और सर्वे कमीशन भी लीगलिटी पे करता है, तो अब उसको खत्म कर दिया। गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज है, अगर ये कलेक्टर, इंसाफ देखिए कैसी है। कलेक्टर गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है, और कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है या नहीं उसको जिम्मेदारी दी गई है डिसाइड करने की। और वो अगर डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो वह प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो फौरन उसको म्यूटेशन करके रिकॉर्ड तब्दील करने का ही पहुंच जाता है, बगैर नोटिस के, बगैर कुछ के। और इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी गवर्नमेंट वक्फ के हो गए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इसका फिर से जायजा लेके वो पहले के पिछले जो डिसीजन से उसको भी बदला सकते। और आफ्टर ऑल जो कलेक्टर है, डीसी है, वो गवर्नमेंट जैसा बोलती है वैसा काम करता है। तो ये सबसे बड़ा आज का जो कानून है वो स्ट्रिक्ट कानून है कि ट्रिब्यूनल डिसाइड करे कि कोई जायदाद गवर्नमेंट की जायदाद है या नहीं। अब वो डिसाइड करे कि गवर्नमेंट के कब्जे में वक्त की प्रॉपर्टी है तो फौरन 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी लौटा देना चाहिए। अब ये कंप्लीट इसको खत्म कर दिया। इससे और एक अमेंडमेंट जो ला रहे हैं, जो रजिस्टर्ड वक्त हजारों के चल रहे हैं, गैजेट नोटिफिकेशन हो गया है। अब दोबारा अब ये
तरीके से लोगों को बहकाने के लिए ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी 9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, 9 लाख एकड़ हैं। ये फर्ज फिगर, यानी हमारी जो कमेटी जेपीसी जो मैं हेड करता था, वो पूरे रियासतों का जायजा लेके उस रिपोर्ट में हर रियासत के जो जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसके डिटेल दिया गया है। उस वक्त पर लगभग 6 लाख प्रॉपर्टीज थे। अब इसको लोगों की नजर में लाने के लिए 9 लाख बना दिया। अब ये वक्फ प्रॉपर्टीज जितने भी हैं हिंदुस्तान में, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना और उसे 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। तो अगर नहीं रजिस्टर करे वो वक्फ प्रॉपर्टी केस से चलेगा। ये ड्रैकोनियन लॉ है। अब देखिए, जो वक्फ है वही रजिस्टर नहीं कर रहे हैं मुसलमान। अब ये 6 महीने के अंदर आप पूरे 6 लाख या 8 लाख या 9 लाख हो कहां से ये करेंगे 6 महीने के अंदर? तो ये भी एक नामुमकिन बात को कोशिश है। वक्फ बोर्ड, अब जो बोर्ड है उसमें अगर 11 लोगों का बोर्ड है तो 6 मेंबर इलेक्टेड होना चाहिए। मुतवल्ली का कॉन्स्टिट्यूंसी है, एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी है, एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लीगल, ये सब यहां से इलेक्ट होके आते हैं। अब वो निकाल दिए, अब खाली नॉमिनेट गवर्नमेंट करेगी, जिसको चाहे उसको करेगी। उसमें और क्या कंडीशन लाए हैं? वो बोर्ड में 2 औरतों का मेंबर है, वो पहले से ही है। अब पब्लिक में ये कर रहे हैं कि हम औरतों के लिए, वो पहले से ही है। अब सिर्फ नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव वक्फ बोर्ड में भी होना चाहिए और सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अब जो है यहाँ का सीओ जो है, अब आपके कानून में सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए सीओ। अब वो निकाल दिए, कोई भी हिंदू भी वक्फ बोर्ड का सीओ हो सकता है। अब नया अगर वक्फ बनाना है, अगर आप कोई मस्जिद बना रहे हैं, कोई इदारा बना रहे हैं, एनजीओस बना रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? या ट्रस्ट करते हैं, या तो सोसाइटीज में करते हैं, या कोई, या भाई वर्ड ऑफ माउथ भी हो जाएगा। अब वो नहीं होगा। अब आपको अगर वक्फ बनाना है तो पहले डीसी को एप्लीकेशन देना, और वो डीसी स्क्रूटिनी करके परमिशन देता है तो ही वक्फ है। एक नया सेक्शन है। आज जो है कोई वक्फ रजिस्टर हुआ है, अगर वो मुसलमानों के इसमें है तो ये वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है
अगर कोई डिस्प्यूट करना चाहता है, अगर मुसलमानों का है तो 1 साल के अंदर डिस्प्यूट फाइल कर सकता है। नॉन मुस्लिम्स कभी भी कर सकते हैं डिस्प्यूट, ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। अब वो खत्म हो गया है, वो भी खत्म कर दिया। ट्रिब्यूनल को फाइनल अथॉरिटी नहीं, अब ट्रिब्यूनल फाइनल अथॉरिटी थी, और पहले 3 मेंबर्स होते थे ट्रिब्यूनल, अब उसको निकाल के 2 मेंबर कर दिए, और ट्रिब्यूनल का मेंबर भी नॉन मुस्लिम हो सकता। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो अब बोर्ड जो होता है नॉमिनेटेड होता है, वो किसी को भी ला सकता है और अपने मनमाने लोगों को बोर्ड में डाल सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज का जो तहफ्फुज़ है वो बोर्ड कर सकता है या नहीं, जो सब नए बोर्ड बनाएंगे। तो ये नए अमेंडमेंट जो आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखा हूं, तो अगर कोई डाउट है तो आप